ट्यूबरकुलिनम बोविनम। ये बर्नेट ने सिल के मादे से दवा बनाई थी, उसका नाम ट्यूबरकुलिनम है, और बर्नेट ने सबसे ज़्यादा इस पर काम किया है, और उसी के हवाले से आगे फिर होम्योपैथ इसके असरात की बातें करते हैं। और कैंट ने भी इसको दवा को बहुत अहमियत दी है। इसकी जो बुनियादी सिफ़ात हैं वो आपको याद रखनी चाहिए, इससे आपको दूसरी सिर्फ इससे बरह रास्त ताल्लुक़ वाली बीमारियों में नहीं बल्कि दूसरी बीमारियों में भी बहुत मदद मिलेगी। नोज़ोड कहेंगे इसे? ये नोज़ोड है, नोज़ोडियम। नोज़ोड का मतलब है कि किसी बीमारी के गंदे मादे से, उसके ताफ़ुन से कोई दवाई बनाई जाए और उसको अगर बहुत ही ज़्यादा लतीफ़ कर दिया जाए, होम्योपैथिक में तब्दील कर दिया जाए, तो असल गलाज़त या गंदगी का कोई ज़र्रा बाकी नहीं रहता, लेकिन उसकी याद एक ताकत बनकर मौजूद हो जाती है। इसलिए उससे फिर उस वैसी बीमारियां, मिलती जुलती बीमारियां दूर करने में मदद ली जाती है। समझ गए? ये आमतौर पर 200 ताकत से कम इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। मैंने तो कभी भी नहीं की, लेकिन बाद लोग 30 भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ज़्यादा बेहतर है नोज़ोड्स को 200 या ऊपर की ताकतों में इस्तेमाल किया जाए। 1000 का इस्तेमाल बहुत अच्छा है, 10,000 लाख में भी इस्तेमाल हो सकता है। इस दवा के मुतालिक कैंट का ये दावा है कि अगर 1000, 200, 1000, 10,000 और फिर 50,000 और फिर 1 लाख, इन ताकतों में 2-2 खुराकें वक्फों से दी जाएं, तो ऐसे शख्स को फिर कभी सिल नहीं होती। हाँ, वो सिल के मरीजों में उठे बैठे, सांस ले, खाए पिए, उनकी छींकें जज़ब करे, उनका कैंट का ये दावा है कि ऐसे मरीज के लिए हमेशा के लिए इम्यूनिटी हो जाती है। और इसी अपने तजर्बे से फ़ायदा उठाते हुए वो ये मशवरा देता है कि वो मरीज़ जिनमें सिली इलामतें पाई जाती हों, ख़ास सिल ना भी हो, और ऐसे मरीज़ जिनमें बाज़ दफ़ा सिली इलामतें ना पहचानी जाएं मगर एक इलामत मौजूद हो कि एक मर्ज़ एक दवा से कुछ शफा पाती है और फिर लौट आती है और तशख़ीस दुरुस्त है, और बार बार वो दवा आप देते देते थक जाते हैं लेकिन मर्ज़ की जड़ नहीं उखड़ती, ऐसे मरीज़ों में किसी नोज़ोड की ज़रूरत पड़ती है। और कैंट के नज़दीक ये नोज़ोड ट्यूबरकुलिनम ऐसे मरीज़ों में दिफाई ताकत पैदा करने के लिए, ताकि मिलती जुलती दवाएं फिर काम करें और मुस्तकिल काम करें, बहुत अहमियत रखता है। और वो जितनी इसकी तारीफ़ करता है उससे लगता है कि अगर रूटीन में भी बाज़ नज़लाती मरीज़ जिनको आदतें हों नज़ले की और इस किस्म की लंग्स की कमज़ोरियाँ, दमा वगैरह, उनको अगर ऊंची ताकत में ये दे दी जाए तो कोई हरज नहीं, और 1000 रिपीट कर दी जाए 10-15 दिन के वक्फे से, और फिर 10,000 भी कुछ अरसे के बाद 2 महीने के वक्फे से मसलन दोहरा दी जाए, तो अमूमन रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगी और दवाओं की बीमारियों की शिफा में मददगार हो जाएगा। ये क्या कोई और काम इसके अंदर कर सकते हैं? दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते? ये तो एक गहरा रद्द अमल जिस्म में पैदा करती है, और दूसरी दवाएं अगर इलामतें मौजूद होंगी तो काम करेंगी, वरना वो मीठा खाने वाली बात होगी। इसको एंटीसोरिक लिखते हैं डॉक्टर्स। एंटीसोरिक क्या होता है जल्दी अमराज जी? सोरा कहते हैं, सोराइसिस से लफ्ज़ जल्दी अमराज। जिल्दी अमराज, वो जिल्द पर ज़ाहिर हों या अंदर हमला करें, लंग्स पर ज़ाहिर हों, वो सारी सोरिक अमराज कहलाती हैं, और इसको एंटीसोरिक कहा जाता है। लेकिन बर्नेट इसको
इसरार करता है कि इसको अपनी ज़ात में एंटी ट्यूबरकुलर की कैटेगरी में दाखिल करना चाहिए। वो कहता है ये अपनी ज़ात में एक कैटेगरी है। तो आमतौर पर होम्योपैथ 3 तकसीमें करते हैं, एंटीसोरिक, एंटी साइकोटिक और एंटी सिफिलिटिक। वो समझते हैं कि दुनिया में जितनी भी बीमारियां हैं उनके अंदर इन बीमारियों का कोई ना कोई दखल मौजूद है और मरीज को शफा देने के लिए कभी एक की कभी दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। और बहुत सी दवाएं हैं जो तकसीम हो गई हैं इन क्लासेस में। एंटी साइकोटिक वो दवाएं हैं जिनका सुजाकी अमराज से या गोनोरिया से ताल्लुक़ हो, और वो बीमारी हो या ना हो उसके बद असरात नस्लन बदा नस्लन भी कहते हैं मौजूद रहते हैं। उनका इलाज एंटी साइकोटिक दवाओं से करना पड़ता है, फिर दूसरी मर्ज़ें इलाज के लिए आसान हो जाती हैं। एंटी सिफिलिटिक, सिफिलिस वाली बीमारियां जो उनको किसी ज़माने में बाज़ दफ़ा यूरोप में और अमेरिका में ऐसे अदवार आए थे कि कम बेश हर शख्स को सिफिलिस हो गई थी, क्योंकि बदअखलाकी आम थी और सिफिलिस की बीमारी बड़ी मुहलिक और तेज़ी से फैलने वाली है। फिर वो दौर आया जब मुख्तलिफ दवाओं से वो कंट्रोल में आ गई, लेकिन अब जो रिसेंट रिसर्च हुई है एलोपैथिक, उससे वो हैरतज़दा रह गए हैं ये मालूम करके कि 200-300 साल पहले भी अगर सिफिलिस किसी के खून में दाखिल हुई है तो उसकी औलाद में आज भी उसका एहतमाल मौजूद है। एहतमाल इस तरह वो कहते हैं कि जिन लोगों को एड्स हुई उनकी सारी हिस्ट्री सिफिलिस से बिल्कुल पाक थी, लेकिन एड्स के मरीजों में सिफिलिस ज़ाहिर होनी शुरू हो गई, जिसका मतलब यह है कि अगर बीमारी रूह में बहुत गहरी उतर जाए तो अंदर वैसी मिलती जुलती बीमारियों को भी अंगेख्त करके उनको भी साथ उठा देती है। तो मादा मौजूद था तो वो बाहर आई है, वरना कोई भी जरासीम उसके साबित नहीं थे। तो ये जो आजकल की दरियाफ्तें हैं ये होम्योपैथिक पर अच्छी मुस्बित रोशनी डालती हैं और इस तरीके इलाज पर इंसान का ईमान बढ़ता है।